अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मानव सभ्यता के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत जन समागम महाकुंभ आज औपचारिक तौर पर समाप्त हो गया। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ 2025 का ये महाकुंभ आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया। आंकड़े बता रहे हैं कि 67-68 करोड़ लोगों ने स्नान किया त्रिवेणी में। 67-68 करोड़, लगभग आधा राष्ट्र भारत, आधा भारत। 2 अमेरिका, कई रूस, कई पाकिस्तान कुंभ नहा गए। कुंभ मानव सभ्यता के नेत्रों ने इतना बड़ा जन समुद्र, जन ज्वार कभी नहीं देखा। मानव सभ्यता की आंखों के नेत्रों ने। बाकी की बातें छोड़ दीजिए। भारत की आस्था, भारत की श्रद्धा, भारत की सनातन की अविच्छिन्न डोर, जो तमाम उतार चढ़ावों के बाद भी वो डोर भारत के मन के हाथ से न छूटती है न टूटती है। मन के हाथ से, जिससे भारत बंधता है। तमाम किस्म की विविधताओं के बाद भी कुंभ बताता है कि भारत एक है, समाज एक है। जिस घाट पर जगत गुरु ने स्नान किया, शंकराचार्य महाराज ने स्नान किया, उसी घाट पर ननकू ने नहाया, उसी संगम में ननकू नहाया। जहां राजा नहाए वहीं रंक नहाए, जहां अगला नहाए वहीं पिछड़ा नहाए, जहां पिछड़ा नहाए वहीं अगला नहाए। कोई भेद नहीं, जहां द्वैत नहीं, केवल अद्वैत है, वही महाकुंभ है, वही कुंभ है। वो कुंभ आज समापन की ओर चल दिया। लेकिन कुंभ में सब कुछ अच्छा हुआ ऐसे नहीं। कुंभ पर राजनीति भी बहुत हुई और निचले स्तर की सियासत हुई। कुछ पार्टियों को लगा कि पहले उनको तकलीफ हुई ये थी कि भीड़ नहीं आ रही, बोले हमारे पास वीडियो है कि ट्रेनें खाली जा रही। फिर तकलीफ ये हो गई कि भीड़ क्यों आ रही इतनी ज्यादा। अब ऐसे विवेकवान लोगों से क्या कहा जाए, जिनके पास ऐसा अद्भुत विवेक हो कि भीड़ आए तो तकलीफ, ना आए तो तकलीफ। ये भारत की राजनीति है, होती है। लेकिन यह अवसर है भारत की एकता की शक्ति का दिग्दर्शन करने का, उस सांस्कृतिक आध्यात्मिक सामर्थ्य को समझने का। और कुंभ प्रयागराज में जो लगा था महाकुंभ, वो समाप्त हो गया। भारत के मन का कुंभ तो जारी रहेगा। भारत के मन में भी एक कुंभ चल रहा है, जो प्रयागराज से लोग होकर आए हैं, 67-68 करोड़। उन लोगों के मन में भी एक कुंभ चल रहा है। वहां भी एक चिंतन की प्रक्रिया है अवचेतन में भारत के। उसका भी कुछ फल निकलेगा। मंथन होगा तो विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। वो मंथन अभी शेष है।
और एक और बड़ी बात, दो वर्गों के प्रति अद्भुत श्रद्धा का भाव। एक वो हजारों सफाई कर्मी जिन्होंने इस महाकुंभ को सफल बनाने में अपना सब कुछ होम दिया। ये राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए है। और दूसरे वो हजारों सुरक्षा के विषय से जुड़े हजारों पुलिसकर्मी, आपदा से लड़ने वाली एजेंसियों के जवान, उनका भी कल्पवास कम महत्वपूर्ण नहीं है। 10 लाख लोगों ने संगम के तट पर कल्पवास किया, वो आध्यात्मिक कल्पवास था। लेकिन जो पुलिस ने किया, पुलिस के हजारों जवानों ने किया, वह कल्पवास भी उस कल्पवास से कतई राई रत्ती छोटा नहीं। अद्भुत अद्भुत। बिना गोली बंदूक राइफल पिस्टल के सीटी और माइक और हाथ जोड़ना, इन 3 चीजों के सहारे अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया, तो बड़ी बात है, अद्भुत बात है। तो सफाई कर्मचारी और पुलिस, इन दोनों के प्रति देश की कृतज्ञता है, होनी भी चाहिए और मुखर रूप से दिखनी भी चाहिए। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कुंभ भी है, कुंभ पर सियासत भी है। पहले उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलेंगे। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय, संगम के आंचल में करीब 45 दिन से चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चले आस्था के इस महाकुंभ के आखिरी दिन भी श्रद्धालुओं का जोश हाई दिखा। जाने का मन नहीं कर रहा है। हमने तो संगम पर इस देश के सनातन संगम का दर्शन किया है। मैं तो इस देश की जनता का अभिनंदन करता हूँ। क्या श्रद्धा है, क्या आस्था है, क्या लोगों का भाव है। और फिर साथ ही साथ सच तो ये है, हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी दोनों की साधना का वंदन करता हूँ, क्योंकि इतने नेगेटिव, इतने नैरेटिव, इतनी तरह की बातें, उसके बावजूद भी 65 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के आखिरी दिन महाशिवरात्रि वाले संगम ने इस महापर्व को और पावन कर दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटरिंग करते दिखाई दिए। आस्था के इस आगोश में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी करीब 65 करोड़ के पार हो चुका है, जो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। 24 में मक्का पहुंचे थे 1,40,00,000 उनके तीर्थ यात्री। वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना, यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे थे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा। मथुरा वृंदावन में 8.5 करोड़, तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ में 73 लाख तीर्थयात्री पहुंचे हैं 2024 में। और 2025 तो सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहा है। अब महाकुंभ तो अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया, लेकिन
पहले दिन से शुरू हुई सियासी महाभारत अभी भी थमती दिखाई नहीं दे रही। सरकार के 65 करोड़ वाले आंकड़े पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि 100 करोड़ के दावे का क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 करोड़ का रिकॉर्ड तो बन जाए, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि महाकुंभ का कार्यक्रम तब तक चलाएं जब तक भारत के 100 करोड़ लोग या देश के 100 करोड़ लोग स्नान न कर लें। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले दिन से ही महाकुंभ की अधूरी तैयारी, पानी में गंदगी, भगदड़ में मौत के आंकड़े और व्यवस्था की दुर्दशा पर तंज करते रहे हैं। इस वार पर सीएम योगी ने पलटवार किया तो हंगामा मच गया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। महाकुंभ के बहाने चल रहे वार पलटवार में सीएम योगी ने सपा के पीडीए पर सवाल उठाए तो अखिलेश यादव ने साधु संत की परिभाषा बताई। वार पलटवार के मैदान में घमासान तमाम मुद्दों पर सजा, लेकिन सबके केंद्र में महाकुंभ ही है। ये गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए, कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? बहरहाल महाकुंभ के महापर्व में देश के साथ साथ विदेशी मेहमान आए। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड वाले भी आए। इसी महाकुंभ में तमाम रिकॉर्ड बने। ऐसे में महाकुंभ पर सियासी महाभारत पर सवाल ये है कि महाकुंभ का तो हो गया समापन, लेकिन ये जो मचा है घमासान, किसका नफा और किसका करेगा नुकसान? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे साहब का बहुत स्वागत है। नावेद शिको हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नावेद जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष जी का बहुत स्वागत है। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कुंभ की तो एक शास्त्रीय गणना है कि कब शुरू होगा और कब उसका समापन होगा। तो कुंभ तो आज समाप्त हो गया महाशिवरात्रि के स्नान के साथ, लेकिन कुंभ पर सियासत मुझे लग रही है 27 से लेकर 29 तक जारी रहेगी। मनीष जी। जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुंभ पर सियासत तो जारी रहेगी, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये जो जन जागरण हुआ है सनातन का, 65 करोड़ से ज्यादा लोग जो आए हैं जिन्होंने अपनी आस्था व्यक्त करी है, इस जन जागरण का क्या इफेक्ट आता है ये भी हमें आज के बाद से दिखना शुरू होगा। इस जन जागरण का जो इफेक्ट होगा वही विपक्ष के लिए विचलित होने का कारण है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत कोशिश करी कि लोग भ्रमित हो जाएं, वहां तक ना पहुंच पाए और ये आयोजन फेल हो जाए। लेकिन जैसे जैसे ये सफलता का परवान चढ़ता गया, आस्था के लिए लोग आंदोलित होके आते गए। इसमें किसी को कुछ नहीं चाहिए था, सब अपनी जेब से लोग खर्चा कर रहे थे।
किसी भी तरीके से 20-20 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंच रहे थे, सिर्फ उस जल को छूना चाहते थे, स्पर्श करना चाहते थे, उस अनुभूति का एहसास करना चाहते थे। और उसमें गरीब, अमीर, पीढ़िए, सारा समाज उसमें जब वहां इकट्ठा हुआ, तो उस जन आंदोलन का कोई जवाब जब विपक्ष के पास नहीं दिख रहा, तब उन्होंने उसमें कमियां निकालना शुरू करी। लेकिन मुझे लगता है ये मंडल कमंडल आंदोलन के बाद ये जो कमंडल का उदय अब होगा, जो सनातन का उदय अब होगा, वो असली परीक्षा होगी विपक्ष की, और पक्ष को ये देखना होगा कि कैसे जी, वो ठीक है मनीष भाई, संसाधनों ठीक, ठीक है मनीष जी, मैं नावेद शिको के पास चलूंगा और इस सवाल को थोड़ा और खोलता हूं। नावेद शिको, आपसे मेरा प्रश्न, आध्यात्मिक कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन सियासी कुंभ जारी है और इसमें नफा नुकसान होगा, सीधी बात है। इसमें तराजू सीधा नहीं रहेगा, कांटा कोई माइनस में जाएगा, कोई प्लस में जाएगा। क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 67-68 करोड़ लोग मन से दिमाग से ब्लैंक होके प्रयाग आए और ब्लैंक होके प्रयाग से घर चले गए ना। भारत में क्या दुनिया की आंखों ने कभी इतना बड़ा ज्वार जन समुद्र देखा ही नहीं, इसलिए किसी के पास इसका कोई अनुभव भी नहीं कि 68 करोड़ 67 करोड़ लोग जब बाहर निकलते हैं तो क्या हो सकता है। नावेद शिको, आपसे बिल्कुल पॉलिटिकल सवाल, ना अध्यात्म ना संस्कृति, उस पर चर्चा नहीं, पॉलिटिक्स पर कुंभ का क्या असर देख रहे हैं आप? साफ असर दिख रहा है। जैसा आपने प्रश्न किया है वैसा मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहता हूं कि जाति की राजनीति पर पानी फेर गया महाकुंभ। ये संकेत साफ हो गए हैं कि अब जाति की राजनीति, जो सबसे बड़ा हथियार विपक्षियों का था, उनको 100 बार सोचना है कि इस दिशा में अब हमारी राजनीति आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि सनातनी है, हिंदू हिंदू है, वो दलित वो पिछड़ा नहीं है। अब हिंदुओं में वो बात नहीं, वो बीमारी, वो एरर नहीं जो 20-25 साल पहले होती थी, जहां पर एक नास्तिकपन घुसपैठ कर लेता था। कुछ लोगों की धारणा थी कि दलित जो है वो अंबेडकरवादी है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से नहीं जुड़ेगा, सनातनी नहीं है, वो पिछड़ा है, तो उसका हिंदू परंपराओं से दूरी होगी, तो वो हमारे हिस्से में आ जाएगा। इस किस्म की जो राजनीति है उसको अब समझना पड़ेगा विपक्ष को, और ये मानना पड़ेगा कि अगर 130 करोड़ हिंदू समाज भारत में है, जो वही हमें जिता सकता है, वही हमें हरा सकता है, और उसके हिंदुत्व की, उसके सनातन भावना की, उसकी आस्था की भावना की रक्षा हमें करना है। हमारा बयान, हमारा आचरण, हमारी पॉलिटिकल लाइन वो हिंदुत्व के खिलाफ ना हो या हिंदुत्व पे टीका टिप्पणी करने वाली होगी तो हम कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। महाकुंभ सबसे बड़ा सबक विपक्ष के लिए है, और वो बता रहा है कि कोई दलित पिछड़ा नहीं, और अगर दलित है तो वो भी पूरी आस्था से जुड़ा हुआ है, उसका पूरा विश्वास जुड़ा हुआ है। क्योंकि दो बिंदु में रख दूं कि जो हम सब, हमारी उम्र के बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे कुंभ और महाकुंभ देखे हैं, लेकिन इतना ऐतिहासिक महाकुंभ कभी नहीं हुआ। कभी किसी मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस देश में भीड़ का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही भीड़ होती है। लोकतंत्र ही ये तय करता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हो, और लोकतंत्र में भीड़ से बड़ी ताकत कोई नहीं है। लेकिन ठीक बात ने बिल्कुल ठीक बात कही। इस बात से मैं बिल्कुल 100% नहीं 1000% सहमत हूं। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। वो किसी भी नेता के माथे से मुकुट उतार सकती है और किसी के भी माथे पर मुकुट रख सकती है। दुबे जी, वही सवाल आपसे, कुंभ का राजनीतिक प्रभाव, सियासत पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं ऐसा मानकर ये सवाल पूछ रहा हूं कि कुंभ का राजनीति पर, समाज पर, संस्कृति पर, तीनों आयामों पर व्यापक असर पड़ेगा। व्यापक, छोटा मोटा नहीं, राजनीति पर, समाज पर और संस्कृति पर।
क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, दुनिया के किसी भूभाग में कभी नहीं हुआ जब से मानवता का इतिहास सामने है। आपकी समझ से इसका क्या असर हो सकता है राजनीति पर? अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों के आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान उनका कल्याण करे। और जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो मैं निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि अगर ऐसा होता तो जब कार सेवा हुई थी और अयोध्या के लिए जो जन सैलाब उमड़ा था, उसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी आज तक सत्ता का लाभ ले रही होती और सत्ता में होती। देखिए, लोग आस्था एक अलग वस्तु है और ये राजनीति एक अलग वस्तु है। आप देखिए, आज की राजनीति में चाहे मैं हूं या कोई अदर जात का हो, अपने अपने लोग अपने अपने पार्टियों जहां उनका देखिए, निश्चित तौर पर हम ये स्वीकार करते हैं कि हर आदमी अपना अपना लालच देखता है, स्वार्थ देखता है, और निश्चित तौर पर उसको देखना भी चाहिए, भविष्य भी देखना चाहिए। उसको जहां लगता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है, वो उससे जुड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने इस कुंभ से जोड़ा है उसको, राजनीति को, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मार्केटिंग जिस हिसाब से 144 साल की थी, आप शब्द सुनिए, 144 साल। जब 144 साल कान में पड़ता था तो हर आदमी, हर व्यक्ति ये चाहता था कि नहीं, हम ये कैसे भी करके इस कुंभ में जाके स्नान करें। देखिए, मैं ऐसा, मैं 2 बार कुंभ गया हूँ, 1 बार नहीं 2 बार, और आप यकीन नहीं मानेंगे अग्निहोत्री जी, मैंने कई लोगों को छोटे छोटे पैकेट 100 ग्राम के और 50 ग्राम के उसमें शीशी में गंगा जल वहां से लाके लोगों को दिया, ताकि अगर वो नहीं जा पाए। ठीक है दुबे जी, ठीक है। 2 बातें कहूंगा, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। अब बात खरी होनी चाहिए। अब तो कुंभ समाप्त हो गया आज, अब लाई लप्पा नहीं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अयोध्या में कार सेवा हुई और भाजपा सरकार से हट गई, और तब खैर सरकार में ऐसा नहीं कि सपा आ गई थी, सपा बसपा मिला के भी नहीं पूरे हो रहे थे, है ना, बहुत जोड़ तोड़ हुई थी। ऐसा भी नहीं कि कोई सबसे बड़ी पार्टी तब भी विधानसभा में कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा ही थी, जितना मुझे याद है। एक चीज तो ये समझ लो, इसलिए ये प्रचार ना करो कि हवा में उड़ गए ना, वो नारा बेकार था, कोई नहीं उड़ा था हवा में, वो नारा फर्जी था। ये बात याद नहीं रहती लोगों को, लेकिन वो नारा फर्जी था। कौन सा चमत्कार हो गया था? नहीं, जो गलत है उसको नहीं, अरे रुको भाई, कौन सा चमत्कार हो गया था? आप 403 में 300 सीट जीत के आ गए थे क्या? नहीं ना, आपको काशीराम मिलके भी नहीं इतनी कुछ ला पाए थे इतना। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा थी। और दूसरी बात कहता हूं दुबे जी, ये आपकी पार्टी का आकलन है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं सूत्रधार हूं इस कार्यक्रम का, इसलिए इतनी बात जनता के लिए जरूर कह दूं। जिस दिन से, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, फिर गूगल से चेक कर लीजिएगा, जिस दिन से पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के आंदोलन से खुद को लिखत पढ़त में जोड़ा, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की जन्म पत्रिका में वनवास, कष्ट और दिक्कतों वाले जितने ग्रह थे वो नेपथ्य में जाने लगे और भाजपा राजपथ पर चलने लगी, खड़ामा 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 खड़ामा। और उसी का यह प्रतिफल है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार में है। ये अयोध्या आंदोलन से ही है, जो आपने कहा ना कि अयोध्या का देख लिया इसलिए कुंभ का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मैंने आपकी सेवा में रखा कि असर बहुत पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा। कांग्रेस उस पालमपुर अधिवेशन से पहले तो कांग्रेस खाती पीती थी, वो दुबली पतली तो तभी हुई, उसके बाद से हुई ना, और इतनी दुबली हो गई कि अब कुपोषण वाला मामला हो गया। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं ना। 68 करोड़ लोग, 67 करोड़ लोग मुंह बांधे ना आए थे, ना मुंह बांधे जाएंगे।
गांव में चर्चा होगी, गली में चर्चा होगी, नुक्कड़ पर चर्चा होगी, गुड्डू के टी स्टॉल पर चर्चा होगी, तहसील में चर्चा होगी, मंडी में चर्चा होगी कि कहो भैया कैसा रहा कुंभ। नहीं, ये हम भी समझ रहे हैं, दुबे जी आप भी समझ रहे हो मन में। और जब चर्चा होगी तो कोई राय बनेगी। बस वही समस्या है कि वो राय क्या बनेगी, वही किसी के लिए अच्छी खबर होगी, किसी के लिए बुरी। ओपी सिंह जी, यही प्रश्न आपसे, इस प्रश्न को उत्तर में नहीं कहेगा कि नहीं हम लोग तो सांस्कृतिक है, हम एक सेवक के रूप में, ये सब हो गया, अब तो कुंभ समाप्त हो गया। विशुद्ध राजनीतिक सवाल, राजनीतिक जवाब होना चाहिए। इस कुंभ का राजनीतिक फलितार्थ क्या होगा आपके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से? अमिताभ जी, कोई भी बड़ा जब आयोजन होता है तो वो अपना संदेश बड़ा दूर तक देता है, दूरगामी संदेश होता है। ऐसा नहीं कि कुंभ 13 को शुरू हुआ, 26 को खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, नहीं, तो बड़ा दूर तक जाएगा। और दूर तक इतना गया कि भारत की सीमा से बाहर पूरी दुनिया में गूंजा। क्या गूंजा? सनातन धर्म। सनातन धर्म की एकता, भारत की आर्थिक और एकता का सूत्र, इतना बड़ा आयोजन, जितना बड़ा कि कई देशों की आबादी मिला दीजिए तो नहीं होता है। आप देखिए, त्रेता युग हो चाहे द्वापर हो चाहे कोई भी युग हो, दो हमेशा रहे, एक धर्म के साथ, एक अधर्म के साथ, एक सत्य के साथ, एक असत्य के साथ। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। चाहे राम का युग रहा हो और चाहे कृष्ण का युग रहा हो, वही हालत कुंभ की भी है। भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया था कि इस देश के लोग 144 साल बाद सृष्टिकाल से, सृष्टिकाल अगर हिंदू है तो पढ़ा है कि ये कुंभ कब से आयोजित है, तो इसका जो निकलता इतिहास में आदिकाल से, सृष्टिकाल से हो रहा है। ये बात और है कि भाई ये जो कह रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने कोई अलग से कोई तगमा नहीं लिया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर 67 करोड़ लोग आ रहे हैं, किसी के जमाने में 55 दिन में 12 करोड़ आए थे, 45 दिन में 67 से 68 करोड़ आए। उन्होंने भी व्यवस्था किया, तो मैं नहीं कह सकता कि व्यवस्था नहीं किया था। हाँ, ये बात और है कि इसकी जिम्मेदारी कुंभ की आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधे पर लिया और 18 बार गए कुंभ में। कितनी बार? 18 बार। 2 बार प्रधानमंत्री जी आए। जो 2013 में आयोजन हुआ था, उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों का सबसे स्वर्णिम युग है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? आजम खां को दी गई थी, जिसमें 12 करोड़ लोग आए थे। उन्होंने भी व्यवस्था किया था। हाँ, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसने कभी भी विषाक्त, तर्कहीन, कटु और बेतुकी बातें कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन पर नहीं कहा। इसमें 13 का तो छोड़िए, 13 जनवरी को शुरू हुआ ना, ये दिसंबर में ही आदरणीय अखिलेश यादव जी बयानवीर तुष्टीकरण की राजनीति, जब से 1992 में इस पार्टी की स्थापना हुई, जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ये पार्टी खड़ी हो गई झंडा लेकर के, और पीछे ईडी गठबंधन खड़ा हो गया। एक तो एक नहीं, सब खड़े हो गए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू हो, चाहे खड़गे हो, चाहे कोई भी हो, सब खड़े। क्यों खड़े हो गए? बोले कि मतलब व्यवस्था पर प्रश्न उठाना जायज है, मैं मानता हूं, विपक्ष उठा सकता है, देश प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उठा सकता है कि योगी जी आपकी व्यवस्था गड़बड़ है, सिर माथे पर। लेकिन ये कहना कि कुंभ का पानी जहर हो गया, कुंभ में पाप धोने जाते हैं, कुंभ में तो जो है जो स्थिति है वो बड़ी बद से बदतर है, वहां की स्वास्थ्य सेवा बदहार है, पानी जहर हो गया, और जहां का पानी जहर था वहां हमारे जो है बयानवीर अखिलेश यादव तो जाकर के झंडा गाड़ दिया, बोला ना ये तो जहर छोड़ा गया हरियाणा से। आप वहां खड़े हो, कुंभ में खुद स्नान करते हो, वहां पीढ़िए के लोग भी स्नान करते हैं, न वर्ण, न जात, न खत्री, न ब्राह्मण, न शूद्र, न वैश्य। जी आते हैं दोबारा आपके पास। आप उसकी इस तरह से उपहास करते हो। अरे मैं कहता हूं अखिलेश यादव, ईडी गठबंधन, किसी माई के लाल में हिम्मत हो, किसी दूसरे मजहब की व्यवस्था के बारे में टिप्पणी कर दो
मैं जान जाऊं कि तुम्हारे अंदर भी कोई ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मनीष अग्रवाल से फिर एक नए सवाल पर बात शुरू करता हूं आप सबसे। के लिए तुष्टिकरण के लिए किसी दूसरे ये बात ठीक है, बोल के दिखा दो। ठीक बात है ओपी सिंह जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनता ने नेताओं के दुष्प्रचार पर कान नहीं दिया, ये सच बात है। बहुतों ने कहा कुंभ न चाहिए, वहां बड़ा गड़बड़ है, किसी ने कहा पानी में जहर है, किसी ने कहा भगदड़ हो रही, किसी ने कहा दिस हो रहा दैट हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर भी 67 करोड़ आदमी आया, इसका मतलब नेताओं की बात नहीं सुनी, ना बंगाल वालों की सुनी, ना बिहार वालों नेताजी की सुनी, ना लखनऊ वालों की सुनी। इस बात से तो दुबे जी भी दिल में सहमत होंगे कि जनता ने नहीं सुनी बात, जनता ने आपकी बात को सही नहीं माना। उसने कहा ना भैया हम तो जाएंगे। और 144 का भी बड़ा उल्लेख आता है। हमारे मित्र है संदीप देव, लिखने पढ़ने वाले आदमी, उनने कुछ वो आज भेजा कि जिसमें 2013 में जो कुंभ लगा था उसको भी 144 कह के सरकारी कागजों में उल्लेख किया गया था। दुबे जी बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या कम से कम आलोचना से पहले देख लिया करो कि वो हम लोग तो गलती नहीं किए पहले। खैर मनीष जी, और एक बात और भी है मनीष जी, आ रहा हूं, एक बात और भी है, पानी मानव के लिए हानिकारक है, ये बोलने से पहले आपने नहीं सोचा कि 67 करोड़ आदमी नहा गया कुंभ, आचमन कर गया, और कई करोड़ लोग ऐसे होंगे भारत में जो कुंभ से आए, जल से नहा लिए और आचमन कर लिए, कुंभ नहीं जा पाए। सब जोड़ दो तो 100 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। 100 करोड़ जहर वाला पानी पी गए और जिंदा घूम रहे हैं। गजब बात है नहीं? 100 करोड़ जहर वाला पानी पी गए आपके मुताबिक दुबे जी, और हृष्ट पुष्ट है भगवान की कृपा से। क्या पहले 3 रोटी खाते थे, अब 4 खा रहे हैं, भूख भी खुल गई, और आप कह रहे थे जहर है। ये मसला है। खैर मनीष जी, क्या कुंभ ने जात की राजनीति को शिथिल कर दिया? अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुंभ ने जात पात पीढ़ी की राजनीति को शिथिल कर दिया। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, राजनीतिक नेता की जमा पूंजी क्या होती है? जनता जनार्दन। लेकिन जब जनता जनार्दन राजनीतिक नेताओं की बात सुनना बंद कर दे, जब नेता ये कहें कि वहां जाना नहीं चाहिए, वहां अव्यवस्था है, और जनता और ज्यादा जाना शुरू कर दे, तो राजनीतिक नेता के लिए सबसे बड़ा फेलियर यही होता है कि जिस जनता के वोट से वो चुन के आता है, वो उसकी बात सुनना बंद कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जन जागरण ने किसी भी राजनेता के दुष्प्रचार को स्वीकार नहीं किया है, और ज्यादा आंदोलित होके आके वहां पे स्नान करने का प्रयास करा है। तो राजनीतिक नेता की जमा पूंजी जनता ही होती है, और जब वो जमा पूंजी हाथों से खिसकते दिखती है तो इस तरीके के बयान आना स्वाभाविक है। क्योंकि मैं आज भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो राजनेता इसमें नहीं आ पाया है उसको आगे इस पे पश्चाताप करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ नेता आके इसमें चले गए। मैं देख रहा था डेरिक ओब्रायन भी आए थे, जहां से ये कहा जा रहा था कि ये मृत्यु कुंभ है। ठीक है मनीष भाई, आते हैं आपके पास, मैं इस बहस में बाकी को भी इस सवाल पे ले आऊं। ये बात ठीक कह रहे मनीष अग्रवाल जी, मैं हैरान हूं। पंडित नेहरू कुंभ में आए, स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ जब लगा तो जवाहरलाल जी भी वहां थे, राजेंद्र प्रसाद बाबू भी थे, इंदिरा जी कुंभ आई। इस बार के महाकुंभ में कांग्रेस परिवार से कोई आया ही नहीं, गांधी परिवार से। क्यों ये वो जाने, कोई नहीं आया। तारीखें बहुत आई, नावेद सिखों को भी याद होगा, कई तारीखें लखनऊ में दिल्ली में बांटी गई कि आ रहे हैं, बात हो गई है, चल दिए, जहाज में बैठ गए, आए नहीं। लालू जी के परिवार से कोई नहीं आया। मायावती जी कभी कहीं नहीं इस तरह के मामलों में जाती, इसलिए उनसे जनता ने अपेक्षा भी नहीं की होगी। लेकिन न तेज प्रताप आए न तेजस्वी आए, लालू जी को छोड़ो, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, ये लोग तो आ सकते थे, सब राजनीति में है। और गांधी परिवार से भी कोई नहीं आया। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी घटना है कि गांधी परिवार ने कुंभ से मुंह मोड़कर रखा। नावेशिको,
ये प्रश्न और साथ में ये प्रश्न कि क्या जाति की राजनीति के बंधन ढीले कर दिए कुंभ ने, और साथ में ये प्रश्न कि जो बड़े राजनीतिक घराने कुंभ से के बहिष्कार की मुद्रा में रहे, उनको लेके जनमानस में क्या चर्चा है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत के हिंदुओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा है, और ये परसेप्शन संघ ने एक वर्षों तक, दशकों तक बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सबसे रक्षक है, उनकी भावनाओं को समझ सकती है, अच्छा शासन दे सकती है। हर पार्टी का कैडर जो है उसका हक है, और भाजपा ने भी बनाया और विश्वास जुड़ा हुआ चुनाव बताते हैं। लेकिन एक हिंदू समाज की नकारात्मक पहलू को लेकर विपक्ष ने अपनी राजनीति की, जिसमें जातियों के बीच कुछ डिस्टेंस इतिहास बताता है कि नजर आता रहा है, और इसी की रस्सी पकड़ के विपक्षी आगे बढ़ना चाहते हैं। भाजपा की रेस में भाजपा से आगे बढ़ने या उनके बराबर जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लोकसभा में कुछ हद तक उनको फायदा भी हुआ, लेकिन कुंभ ने बता दिया कि अब जाति की राजनीति नहीं चल पाएगी। वो जो भी डिस्टेंस था, इतिहास बताता है, दलितों में, अपर कास्ट में, वो डिस्टेंस अब नहीं है। जैसा कि आपने अपनी प्रस्तावना में कहा था कि ननको भी उसी में नहाया, राजा भी नहाया, ब्राह्मण भी नहाया, सोनकर भी नहाया, सब वहां नहाए। वहां पर अब कोई डिस्टेंस नहीं है, एक चेतना जगी है। वो चेतना भाजपा ने जगाई है या भगवान ने या खुदा ने या किसने जगाई है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन कुंभ ने बता दिया कि सनातन आस्था और संस्कृति का आईना जो दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि सनातन धर्म में अब अगर होगी तो होगी, लेकिन अब नहीं रही, अब सब बराबर है। इसलिए जाति की राजनीति नहीं चल पाएगी। मुझे 10 सेकंड का समय दे दीजिए। एक बहुत जरूरी एक आंकड़ा पेश करना चाह रहे हैं। सबको पता है कि भारत में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मताधिकार होता है, मत डालना होता है। भारत की जनता इसको समझती भी है और मतदान करती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनती है। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा मतदान हुआ, 64 करोड़ लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र, किसी लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकत, सबसे जरूरी वोट डालना होता है। भारत की जनता, 64 करोड़ जनता वोट डालती है, और इससे भी अधिक इस श्रद्धालु यहां इकट्ठा हो जाते हैं। एक तट पर, एक तट, एक शहर, उसका तट, उस पर लगभग 70 करोड़ लोगों का आ जाना, ये चमत्कार ही है, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक बात नावेद भाई, बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये आंकड़ा बड़ा रोचक है, मतदान का 2024 के और कुंभ के स्नान का। अच्छा रोचक आंकड़ा दिया नावेद भाई ने। मैं दुबे जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और कह दूं, कुछ तथ्य साफ रहने चाहिए। दुबे जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि कुंभ तो हमेशा होता रहा, हर्षवर्धन से शुरू है, ठीक बात है, लेकिन ये हमेशा वाला नहीं है कुंभ। क्या अब आप पूछोगे भाई फिर इसमें क्या खासियत है, तो वो बताना मेरा फर्ज है। क्या भारत की कुल आबादी का, भारत की कुल हिंदू आबादी का, भारत की कुल हिंदू आबादी का आप 50% से ज्यादा हिस्सा कुंभ न कभी नहीं नहाया। न राजेंद्र प्रसाद जी के समय में, न नेहरू जी के समय में, न अंग्रेजों के समय में, न मुगलों के समय में, न आपके समय में। इसलिए ये कुंभ विशिष्ट है। कई लोग पूछते हैं इसमें खास क्या है, तो मैंने सोचा था कि आज 5 बजे ये बता ही दूंगा खास क्या है। भारत की कुल हिंदू आबादी का 50% से ज्यादा तबका कभी कुंभ नहीं नहाया, कभी नहीं। इसलिए ये विशिष्ट है। दुबे जी, जिस पानी में, संगम के पानी में अडानी नहाए, अंबानी नहाए, उसी में गुड्डू मूंगफली वाला नहाया, पप्पू नाव वाला नहाया। ठीक, जिस संगम में नरेंद्र मोदी जी नहाए, 10 मुख्यमंत्री नहाए, 10 गवर्नर नहाए, सैकड़ों मंत्री नहाए, हजारों विधायक नहाए, उसी संगम के जल में रामदीन नाम का सफाई कर्मचारी भी नहाया। क्या? जो संगम में स्वच्छता अभियान में लगा था। दुबे जी, इससे बड़ी बात और कहां से आएगी? क्या आपको भी डर लग रहा है कि अब ये जो जात वाला खेल था, ये पलट सकता है, कमजोर हो सकता है ये कार्ड? दुबे जी, क्योंकि एक ही
जल से अगर राजा भी नहाया और रंक भी नहाया, जगत गुरु भी नहाए और सफाई कर्मचारी भी नहाया, जो पानी मोदी जी के ने आचमन किया वही गुड्डू ने किया, उसी जल का आचमन। और उसी से कल्पवासियों ने 45 दिन भोजन बनाया, उसी जल से, जिसको आप लोग बता रहे थे कि मानव के उपयोग के लिए नहीं है। उसको 10 लाख कल्पवासियों ने उसी से रोटी बनाई और खाई। दुबे जी क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक आपका इस तरीके से आकलन है तो निश्चित तौर पर आप ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि अब बरसों बरसों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, हम तो डायरेक्ट ना, हम इनडायरेक्टली कुछ कहते नहीं। सुनिए, आप सुनिए, हम तो जो कहते डायरेक्ट कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। अगर इस तरीके से जो आपका आकलन है या औरों का आकलन है तो फिर कोई सरकारें आएंगी ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। जहां तक 64 करोड़ की बात है तो महाराज, जब पहले से लेकर स्वतंत्रता से पहले और आज में जमीन आसमान का समय का अंतर हो गया। तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, तब इतनी जानकारी लोगों को नहीं थी, चाहे वो 13 का भी कुंभ हो, तब इतनी मार्केटिंग नहीं थी। आज जो मार्केटिंग है, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग है सूचना पहुंचने का, इस तरीके से लोग जब उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित एक क्यूरियोसिटी जागृत होती है, एक जिज्ञासा होती है। आप इसको इस अन्यथा में ना लें। 100% तब लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती थी। आज आप देखिए कि ट्रेनों में इस तरह की अगर जो भीड़ टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, लोग जाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि सनातनी एक हो रहे, होना चाहिए। जब दूसरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के लोग अपने अपने धर्म के लिए एक हो सकते हैं तो हम सनातनी क्यों नहीं एक हो सकते हैं? लेकिन उस सनातनी को हो सकता है नावेद जी जो हैं ये भी सनातनी ही होंगे, इनकी 4, 5, 10 पीढ़ी पहले ये भी सनातनी होंगे। हिंदुस्तान का हर शख्स रहने वाला सनातनी है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। बाबर की औलादें यहाँ बहुत कम है, 2, 4, 5 में होगी, लेकिन हर आदमी, जैसे कि मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, जो IAS ऑफिसर हैं नियाज जी MP के, या मोहम्मद जी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है इस बात को, उन्होंने तो किताबें लिखी हैं। लेकिन ठीक है, वर्तमान में जो जिसमें जी रहा है वो उसको जिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से राजनीति में जोड़ देंगे तो बड़ा हास्यास्पद मुझे लगता है। जी दुबे जी, ठीक है। 64 करोड़ के कारण भारतीय जनता पार्टी अब युगों युगों तक सत्ता करेगी, ये आपका आकलन बिल्कुल मेरे को जी ठीक है, ठीक है दुबे जी, अपनी सुविधाएं देखेगी। ठीक है दुबे जी, ठीक है। आपका आकलन, मेरा आकलन छोड़ो, आपका आकलन तो कब से गलत हो रहा है। 17 में गलत हुआ, नहीं 14 में गलत हुआ, 17 में गलत हुआ, 22 में गलत हुआ, 24 में गलत हुआ, नहीं बोले जा रहे हैं मोदी। हमारा आकलन छोड़ो, अरे हमारे, अरे भाई दुबे जब नहीं, जब अवसर मिला तब बता देते। आप तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन बन गया, आप तो हमारी सरकार आ गई, मोदी तो गए, गो वेंट गॉन, ये बोल रहे थे ना। आपका आकलन क्या कह रहे हैं, हम तो उसी पर मान आपको नंबर देने को तैयार हैं भाई साहब। 14 गलत हुआ, 17 गलत हुआ, 22 गलत हुआ, 24 गलत हुआ, आपकी तो सरकार नहीं आई इंडिया गठबंधन के। जब आप लोग जनता में रहे तो तब आपका आकलन ये है, और आप हमको बता रहे हो कि आपका आकलन ये है, तो फिर ये हास्यास्पद बात है। आपके लिए तो 24 के चुनाव से पहले यह भी बात हास्यास्पद थी कि मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। आप कहते थे हम वहां जाओ यार, कैसी बात कर रहे हो हैं? हम लोगों ने शपथ के लिए कुर्ता पजामा बनवा लिया, आप कह रहे हो मोदी जी शपथ लेंगे। ले हुआ ना, क्या ये सच नहीं है? आपने 22 में कहा था आ रहे हैं, कहा था ना। ट्रांसफर पोस्टिंग की भी लिस्ट बनने लगी थी, नावेद बनने लगी थी ना। क्या परिणाम आया? जनता बड़ी विचित्र है महाराज, और उसकी नब्ज को समझने में अभी आप चूक रहे हो, इस बात को मान लो। और जो बात योगी जी ने विधानसभा में कही माता बाबा के लिए कि अच्छा है समाजवादी भी सनातनी हो रहे हैं, वही बात मैं अपने मित्र दुबे जी के लिए भी कहूंगा। दुबे जी ने कहा कोई बाबर की औलाद नहीं है, भारत में जो है सब सनातनी है और सब सनातनियों को एक होना चाहिए। ये अच्छा परिवर्तन है,
यही कुंभ की माया है, यही कुंभ का असर है मेरे भाई, यही असर है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो कुंभ पूरा समाप्त नहीं हुआ। देखो हमारे भाई, जैसी बंडी ओपी सिंह ने पहनी वैसा ही कुर्ता दुबे जी ने भी निकाल लिया, बोले आओ अब करो मुकाबला। क्या ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छी नहीं बात। अरे अब इसको खंडन करके काहे को अपना माहौल खराब करोगे, चुप स्वीकार कर लो। अच्छी बात है, सनातनी हो रहे हैं, क्या खराब बात है, ठीक बात है, अच्छी बात है। अगर हो रहे सनातनी को, एक बार अगर रसगुल्ला खा लिया तो अब मिर्च की पकौड़ी ना खाओ, चलने दो इसी बात को। ज्यादा खंडन मंडन में करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है, कह दो आज से भाई हरा कुर्ता भी कोई पहनता है आपके यहाँ, पहनता है ना, आप उसका हरा कुर्ता नहीं बदल सकते, तो आप कल से यही, आज से यही शुरू कर दो, इसी रंग का कुर्ता, दर्जन भर कुर्ता ले लो, कहो हम यही पहनेंगे, नहीं तो हरे वाले बदलवाओ। ठीक बात। ओपी सिंह जी, क्या जाति की राजनीति कुंभ से टूटेगी, शिथिल हुई? आपने ये बोला है, इसके लिए मेरे को समय दो, एक मिनट आते हैं आपके पास, आएंगे मित्र, आएंगे आएंगे। अरे भाई ये बहुत जरूरी है। अच्छा बोल दो भैया, अगर आपकी पार्टी पर खतरा है आपकी प्रति, तो आप तुरंत बोल दो जी। नहीं खतरा नहीं, अच्छा। हम हमेशा से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि आप ये करो, ये ना करो, ये ना करो। हमने हमेशा से जनेऊ पहना, तिलक रखा से। नहीं मैं, अरे भाई कभी हमको पहनते हैं भैया, आप ये मत बोलो कि हम समाजवादी हो गए, ऐसा नहीं दुबे कर जी, सकते। हमें ठीक दुबे जी, अरे रुक जाओ भैया, ठीक है अब रुक जाओ। दुबे जी, कभी कभी शुभकामनाएं ले लेनी चाहिए। कोई गलत बात कह दी, इसी रंग का कुर्ता पहनो, कोई गलत बात कह दी। हरा पहनते हैं कि नहीं पहनते, काय के लिए पहनते, आप ये पहनना शुरू कर दो, क्या समस्या है? जिन लोगों ने कहा कि कुंभ भाजपा का नहीं है, वो लोग कुंभ आए नहीं नहाने। जो कुंभ की ओर झांक कर नहीं देखे, उधर मुंह करके नहीं सोए 45 दिन, उनको ये कहने का हक हासिल है क्या कि कुंभ भाजपा का नहीं है? वोट का टाइम आएगा तो आप सब लोग सड़क पर होंगे। अरे वहां जाके किसी कल्पवासी की सेवा तो किए होते, और नहीं किए तो खुद ही नहा लेते, वही सेवा मान ली जाती। खैर ओपी सिंह जी, वही प्रश्न, क्या कुंभ के जन समुद्र ने उत्तर प्रदेश और देश के भीतर जो जाति की राजनीति का मकड़ जाल था उसको बेधा है, उसको छिन्न भिन्न किया है, या कुंभ एक आइसोलेटेड घटना है, जाति की राजनीति वैसी रहेगी? ओपी सिंह जी, देखिए, इस तरह के आयोजन में जहां पर कि जाति का खेल खेलने का प्रयास किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों ने जातिगत भावना से खेल खेलने का प्रयास किया, लेकिन महाकुंभ में न कहीं जात न पात, सारे लोग एक बराबर। उसमें तो अगर गिनते भी अखिलेश यादव की पीडीए के कितने लोग हैं, तो कोई भी ऐसे उनके पास मशीन नहीं है कि गिन सके। इसलिए वहां जाति पात का न कोई भेदभाव था, न कोई बंधन था, न कोई आंकड़ा था। हाँ, आंकड़ा एक का था, सनातनियों का आंकड़ा था। यह आंकड़ा केवल सनातनियों का था कि इतने करोड़ सनातनी आए। दूसरी बात, ये जो कहते हैं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किसी बड़े नेता का एक बयान आप अवतार जी दिखा दीजिए जिसमें उस नेता ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन ये भारतीय जनता पार्टी का। कभी किसी नेता ने कहा भारतीय जनता पार्टी का कि ये महाकुंभ भाजपा का है? उसने कहा है तो ये कहा है कि यह महाकुंभ सनातनियों का है, सनातन धर्म का है, सनातन एकता का है, परंपरा का है, इतिहास का है, हमारी धार्मिक भावनाओं का। ये कहा, ये नहीं कहा कि हमारा। दूसरी बात, मार्केटिंग तो आपने भी किया। ये बात और है कि आपने निगेटिव मार्केटिंग किया। आप शुरू से, जब से महाकुंभ शुरू हुआ, आपने भड़काने की मार्केटिंग किया। पानी जहर हो गया, गंदा हो गया, व्यवस्था हो गया, मृत कुंभ हो गया, क्या क्या नहीं कहा है आपने भी तो मार्केटिंग किया। लेकिन आपकी मार्केटिंग पर आस्था का जनसैलाब भारी पड़ा। मैं अभी देख रहा था, आपने एक चर्चा किया था ताज जी, बड़े घराने के लोग कुंभ से दूर रहे, बड़े घराने के लोग कुंभ से दूर रहे। आप तो पुराने पत्रकार हैं,
पहले जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का रोड़ा लगाया कि अयोध्या में भगवान राम पैदा ही नहीं हुए, वो मंदिर बनने के बाद बोले कि राम तो सबके हैं, तो राम तो सबके हैं, वाकई में सबके हैं। तो क्या 1947 से लेकर आज तक आपने इन बड़े घराने के किसी बड़े नेता को अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करते हुए आपने देखा है? नहीं देखा। अगर देखा होगा तो आप बता दीजिए। नहीं भाई, वो बड़े घराना जिसको आप कह रहे हैं उसके ये नेता अयोध्या में भगवान राम के दरबार में गए थे, मथुरा में गए थे, काशी में गए थे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तुष्टीकरण की राजनीति है। कहीं हमारे भाईजान लोग, अरे भाई देखिए, जब अयोध्या में राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई, उसके बाद उनका नाम पड़ गया मुल्ला मुलायम, और उन्होंने कभी मुलायम सिंह ने इसका खंडन नहीं किया। वैसे महाकुंभ का विरोध करने पर अखिलेश जी का नाम पड़ गया, अखिलेश भाईजान। अखिलेश जी कभी इसका विरोध नहीं करेंगे कि भाईजान हुआ, मैं भाईजान कर रहा हूं, उनको बहुत अच्छा लगेगा, अखिलेश भाईजान। दूसरी बात, अगर जहर था पानी में, तो अगर 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% बीमार हो जाते तो कितने लोग बीमार होते? 6.5 करोड़ से 7 करोड़ लोग। अगर 10% भी बीमार होते तो 6.5 से 7 करोड़ लोग बीमार होते। 7 ऐसे स्नानार्थी का नाम बता दीजिए 67-68 करोड़ में कि जो उस कुंभ में नहाने की वजह से बीमार पड़ गए, उनको चर्म रोग हो गया, उनको खांसी हो गई। बल्कि जिन लोगों ने गया वो आपके चैनल पर कहा कि मुझे खांसी आ रही थी, मेरी खांसी बंद हो गई। ये देखिए, ये महाकुंभ ने बहुत लोगों को बेनकाब कर दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। हमारे मन में कुंभ के प्रति प्रेम था, हम धक्का खा करके गए। हमारे मन में जहर है, हमने जहर को उगला। ठीक बात है जी। भारत की एक और बड़ी विशेषता है कि भारत लड़ता नहीं, अड़ता नहीं। इसीलिए शायद गोस्वामी जी कह गए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन कुछ चीजें कुंभ रेखांकित कर गया। राजनीति में भी कुंभ के चलते परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। जितना शार्प कास्ट पोलराइजेशन कराने की कोशिश हुई लोकसभा के चुनाव में, उसकी धार को कुंभ ने कुंद कर दिया। क्योंकि ये 67-68 करोड़ लोग, इनमें भारत की हिंदू आबादी के भीतर अगड़ों को सबको भी जोड़ लें, आधों को नहीं सबको भी जोड़ लें, तो भी ये संख्या बहुत बड़ी है। इसका मतलब इसमें दलित और पिछड़े और आदिवासी सबसे ज्यादा आए। ये कुंभ का एक और सौष्ठव है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों ने कुंभ को जीवंत कर दिया, जीवंत। ये केवल अगड़ों का कार्यक्रम होता तो 10 करोड़ 12 करोड़ में समिट गया होता, 67 करोड़ में ही जा रहा होता। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि नहीं कुंभ में पिछड़ों का उपहास है, कुंभ में दलितों का उपहास है, ये अब सवर्णों का मेला है, सवर्णों का तमाशा है, उनके मुंह पर भी अलीगढ़ का ताला लग जाएगा। जनता ने लगा दिया, मानो या ना मानो। दूसरी एक बात, उन दलों को सोचना चाहिए कि हमने कुंभ के बारे में, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में जो टिप्पणियां की, उन टिप्पणियों पर जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया। और जनता फिर, और हम जितनी टिप्पणी करते थे कि कुंभ में अव्यवस्था है, उतनी ही जनता ज्यादा आ जाती थी कुंभ देखने। इसका मतलब आपकी विश्वसनीयता पर संकट है। तीसरी बात बड़ी अच्छी नावेद जी ने कही, जितने लोग इस देश की इस 5 साल के लिए सरकार चुनने के लिए मतदान करने नहीं निकले, उससे कुछ करोड़ ज्यादा लोग कुंभ में स्नान करने निकले, कुंभ में स्नान करने निकले हैं। दुबे जी, इस ताकत को समझना होगा। मतदान के लिए कम प्रचार हुआ था, नेता लगे, अभिनेता लगे, आयोग लगा, विज्ञापन लगा, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया सब लगा था ना।
मतदान के लिए? लगे थे ना? रैली रैला सब हुआ था। इतने हंगामे और हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया पार्टियों ने चुनाव में। उसके बाद जितने लोग वोट डालने निकले उससे 4 करोड़ ज्यादा लोग कुंभ नहा गए। तो भारत का सबसे बड़ा जन उत्सव कौन सा हुआ? कुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा जन उत्सव कौन सा हुआ? कुंभ। इतने लोग तो वोट डालने नहीं निकले। सिर पर बोरी, कंधे पर बुरिया, छोटी बोरी लेके मीलों चलने वाले ने कोई शिकायत नहीं की। भरे पेट वालों को शिकायत रही होगी, लेकिन गरीब ने कोई शिकायत नहीं की। उसे संगम मिल गया, वो तृप्त हो गया। आप सोचिए, संकट में, असुविधाओं में कोई व्यक्ति आएगा क्या? नहीं ना। हम एक क्षण को मान लें कि आपका कहा प्रचार सही था, तो ऐसा मूर्ख कौन है जो अपने प्राण संकट में डाल के कुंभ करने आएगा? नहीं। हम भारत के 67 करोड़ लोगों की सामूहिक प्रज्ञा पर सवाल नहीं उठाने देंगे किसी को। उससे ज्यादा विवेकवान और कोई नहीं। और एक और बड़ी बात, जो बात शायद नावेद जी ने उसकी ओर इशारा भी किया था, कुंभ में यत्र तत्र सर्वत्र अन्न क्षेत्र चले। जैसे संगम में नहाने में जात नहीं पूछी किसी ने, आधार कार्ड चेक नहीं किया दुबे जी, और यह भी नहीं पूछा तुम सपाई हो, बसपाई हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, यह भी नहीं पूछा किसी ने, या मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो। वैसे ही भोजन में भी किसी से नहीं पूछा गया कौन जात हो भैया, किसी से नहीं पूछा गया। अब आप लोग तय कर लो ये बात किस पार्टी के लिए अच्छी और किसके लिए खराब है। मैं नहीं कह रहा कुछ, आप लोग खुद तय कर लो। ना खाने में पूछा गया कि जात का प्रमाण पत्र दो तो थाली उठाओ, नहीं पूछा गया। और ना संगम में पुलिस ने पूछा कि भैया पीडीए वाले इस घाट पर नहाएंगे और गैर पीडीए वाले उस घाट पर नहाएंगे, नहीं पूछा। मैंने कहा ना, जहां जिस संगम का आचमन प्रधानमंत्री जी ने किया, उस योगी जी ने किया, उसी संगम के जल का आचमन गुरसाहिबगंज के किसान ने किया है। और नागल कोइल के में छोटा सा सब्जी का ठेला लगाने वाले आदमी ने भी कुंभ में उसी तरह से स्नान कर लिया। कहा जाता था बड़े लोगों का मसला है, जहां अडानी अंबानी और अपने परिवार के साथ नहाए, वहीं गुड्डू चाय वाला कह रहा गुरु हम भी वहीं नहा के आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। छोटी बात है दुबे जी, ऐसी समानता कोई दे सकता है क्या जो कुंभ ने दी है? मैंने तो आपको बता दिया, जहां देश का सर्वोच्च आसन पर आसीन राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री नहाए हो, वहीं सफाई कर्मचारी नहाए हैं। और अंत में मैं कहूंगा, मेरी बात से सब पैनल सहमत होगा, कुंभ के समापन के बाद ओपी सिंह जी, 2 वर्गों को विशेष आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। ये तो सबका आभार, जो व्यवस्था में लगे थे उनका, सरकार का, जनता का, लेकिन विशेष आभार सफाई कर्मचारियों का, और विशेष आभार पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का। उनका योगदान किसी कल्पवास से कम नहीं है, उनका पुण्य किसी कल्पवासी के पुण्य से कम नहीं है। इतने दिनों उनकी तपस्या को शब्दशः चरितार्थ करने वाली रही है, शब्दशः। अब लोग घरों में पहुंच गए हैं, गांव-गांव दुबे जी, और ये आपको पता लग गया जितने वोट डालने नहीं निकले थे उससे ज्यादा नहाने आए हैं। क्या अब कुछ तो होगा, क्या होगा इसका इंतजार हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। लेकिन आज आपने जो कुर्ता पहना ये अच्छा है, ये अच्छा है। लोग समझ रहे हैं कि कुंभ को हम भी समझ। एक कविता की लाइन है विष्णु सक्सेना जी की गीत की, आखिरी लाइन बोल के कहूंगा कि कुंभ के संदर्भ में कि हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। धन्यवाद।
अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।